मिर्जापुर, जहां से आए दिन गैंग वॉर्स की खबरें आती रहती हैं। मिर्जापुर की गद्दी पर अभी वीरेंद्र सिंह चौहान बैठा हुआ था। मिर्जापुर की गद्दी पर कई लोगों की नजर थी और एक नजर विक्रम और रिया की गैंग की भी थी। विक्रम और रिया सिर्फ वीरेंद्र को मारने का अच्छा मौका ढूंढ रहे थे। जब वीरेंद्र अपने 3 साथियों से कहता है, हमारा साथ बहुत पुराना है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है, क्योंकि मेरी गद्दी पर हमेशा किसी न किसी की नजर होती है। इसीलिए हम शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना करने जाएंगे। जैसा आप कहें वीरेंद्र भैया। हम दोनों भी आपके साथ आएंगे भैया। जी भैया। ठीक है, फिर कल दोपहर के समय पहाड़ पर पहुंचते हैं। कोई अंदर का आदमी ये खबर विक्रम और रिया तक पहुंचाता है। आखिर मौका मिल ही गया। अब चाहे जो कुछ हो जाए, वीरेंद्र को कल के कल निपटा देंगे और मिर्जापुर की गद्दी को हम हथिया लेंगे। अगली दोपहर को वीरेंद्र और उसके 3 साथी पहाड़ पर पहुंचते हैं। विक्रम, रिया उनका पीछा करते हैं। प्रार्थना करके जैसे ही वीरेंद्र और उसके साथी उठते हैं, विक्रम वीरेंद्र को गोली मारता है, जो जाकर मिलिंद को लग जाती है। ए मिलिंद, पीछे हट। अरे सब लोग पीछे हटो। भैया, चंदन को 2 गोली लगी है। जब अजीत बात कर रहा था, तब रिया ने उसे भी गोली मार दी। वीरेंद्र गोली मारने जाता है, मगर विक्रम उसके हाथ पर गोली मार देता है। भैया जी प्रणाम। काफी तकलीफें दी थी आपने, सोचा थोड़ा वापस कर दूं। पीठ पीछे वार करते हो कायर। हमने सुना है सब कुछ जायज है प्यार और जंग में, और ये तो जंग थी वीरेंद्र जी। मार लो अगर मारना है तो, मगर मरकर भी मेरी और मेरे दोस्तों की आत्मा इसका बदला लेगी। क्या बात है, मरते समय भी लिपलिपा रहे हैं। ठीक है, फिर मर के ले लीजिएगा बदला। सब शांत हैं, ना किसी चिड़िया की आवाज, ना किसी भेड़िए की चीख, सिर्फ वीरेंद्र के शब्द गूंज रहे होते हैं। मारिष्यामि न च मैंने कपलयाम कर्तव्यम इदं संपूर्णमापि करणीयं भविष्यति। अद्य मारिष्ये यदा प्रतिशोधः संपूर्ण भविष्यति उदष्ठित मम मित्राणि प्रतिशोधस्य समयः आगतः अस्ति। वीरेंद्र का शरीर एक बार फिर जग उठता है। उसके साथी भी उसके साथ उठ जाते हैं। बदला लेना होगा हमें, हर एक बंदूक की गोली का, हर एक वार का। तैयार हो जाओ अब जंग के लिए। मिलिंद, अजीत और चंदन। मिर्जापुर में आग बरसेगी, हमारे बदले की आग, जिसमें विक्रम, रिया और उसके साथी झुलसेंगे। विक्रम और रिया वीरेंद्र के घर पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। रिया वीरेंद्र के बस्ते के व्यापार में चली जाती है, जहां वो और उसके साथी थे। कुछ भी कहो रिया बहन, दम तो है। सीधा मिर्जापुर के मालिक को ही ठोक दिया। हिम्मत चाहिए होता है ये सब करने के लिए। बात तो सही कही। बिना पिस्तौल के जब कोई प्रार्थना करने गया हो, उस वक्त उसे मारने के लिए हिम्मत तो चाहिए होगी। मिलिंद वहां आता है और अंधेरी जगह पर खड़ा हो जाता है। अबे कौन बात कर रहा है, बाहर आ। मिलिंद अंधेरी जगह से बाहर आता है। मिलिंद, तुम्हें तो खुद हमने मारा था, तुम वापस कैसे लौट कर आ गए? आपकी बड़ी याद आ रही थी, इसीलिए आ गया। रिया और उसके साथी मिलिंद पर गोली चलाते हैं, मगर गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं होता। वो रिया के एक गुंडे का सर पकड़कर अपने हाथ से दबा देता है। मरने के बाद मारने की जो खुशी मिल रही है, ये खुशी तो हमें जीते जी कभी नहीं मिली। एकदम तरबूज की तरह इनके सिर फट रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर रिया वहां से भाग जाती है और सारी बातें जाकर विक्रम को बताती है। अरे कैसी बातें कर रही हो, हम खुद उन लोगों को अपने हाथ से मारे थे
और तुम कह रही हो कि वो लोग जिंदा होकर आ गए। हमने खुद मिलिंद को अपनी आंखों से देखा है। हम पागल थोड़ी हैं जो यहाँ ऐसे भाग कर चले आएंगे। उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे तुम चलो यार। विक्रम रिया को लेकर मिर्जापुर के पेड़ पर जाता है। वहाँ एक प्राचीन समय से गड़ा हुआ पेड़ था जिसके नीचे साधु अपनी साधना में लगे थे। साधु जी, कुछ बात करनी है आपसे। आंखें खोलिए। विक्रम, सोच समझ कर बोलो। ओ विक्रम, आओ। तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम्हारे पांव इस पेड़ के नीचे खींचे चले आएंगे। थोड़ी दुविधा में हैं हम साधु जी, वही बात करने आए थे। आपको तो सब पता चल गया होगा। मिर्जापुर के बड़े पहाड़ पर मैंने और मेरी पलटन ने वीरेंद्र और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो वीरेंद्र वापस जिंदा होकर आ कैसे गया? बात ये नहीं है कि तुमने उन्हें मारा, महत्वपूर्ण ये है कि तुमने उन्हें कहाँ मारा। जिस पहाड़ पर तुमने उन्हें मारा वहां वो लोग प्रार्थना के लिए रुके थे। प्रार्थना के समय ही तुमने उन लोगों पर वार किया और उन्हें मार दिया, जिस वजह से वीरेंद्र की बदले की आग उसे मरने नहीं दे रही है। इसीलिए वो जब तक तुम्हें नहीं मारेगा तब तक वो खुद शांति नहीं पा सकेगा। कुछ उपाय बताइए साधु जी, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। गोलियों से तो नहीं मरेंगे वो लोग, हम उन्हें मारे भी तो कैसे मारे वो बताइए। ना गोलियों से मरेंगे और ना ही चाकू से। मरेंगे तब जब मारोगे गले पर से उनका सिर उनके धड़ से अलग करना होगा। विक्रम, अगर करने में चूक गए तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि इस बार वीरेंद्र नहीं चूकेगा। सिर धड़ से अलग ही करना होगा ना? ठीक है, हो जाएगा। आपका शुक्रिया साधु जी, हमारी मदद करने के लिए। अब बंदूक इज गॉन और तलवार इज ऑन। हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बदले की आग में खुद ही हमारे पीछे आएंगे। दूसरी ओर वीरेंद्र अपने साथियों से बात करता है। सबको मार दिया भैया वहां पर, मगर वो रिया मेरे हाथ से छूट गई। पता नहीं कैसे भाग कर निकल गई। मुझे मौका दीजिए वीरेंद्र भैया, मैं इस बार उन लोगों को अच्छा मजा चखाऊंगा। हाँ, क्योंकि इस बार मैं भी के साथ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अजीत और चंदन दोनों रिया पर हमला करने की सोचते हैं। दोनों रिया के पास पहुंचते हैं। रिया कुछ और औरतों के साथ वहीं खड़ी होती है। अब कहाँ जाओगी रिया बचकर? आज नहीं भागने देंगे तुम्हें। पहले तुम्हें मारेंगे, उसके बाद विक्रम को। ऐसा मत कीजिए, हमें मत मारिए। हम सब करने के लिए तैयार हैं, जो भी आप कहें। सच में। ये औरत, निकल यहाँ से। हम तुझे यहाँ मारने नहीं आए हैं, समझी? रिया दीदी को भी मत मारिए ना, वो मेरी बहन जैसी है। ये औरत, पीछे हट। बोला ना तुझे मारने नहीं आए हैं। वो औरत अजीत के पास जाती है, ये कहकर कि मत मारो मत मारो। वो लड़की थोड़ा और पास आती है और अपने कपड़ों में से तलवार निकालकर अजीत का गला काट देती है। अजीत, अजीत उठो, क्या हुआ? तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? नहीं हिलेंगे, अब वो फिनिश कर दिए गए हैं। वो विक्रम भी वहाँ आ जाता है और रिया और विक्रम दोनों ही अपनी तलवार के साथ खड़े होते हैं। अपने अजीत का गला उठा लीजिए चंदन जी, और बता दीजिए वीरेंद्र भैया को कि हम तैयार हैं। हम लोगों के पास बेमिसाल ताकत है, इसका बदला हम जरूर लेंगे विक्रम। चंदन अजीत का गला उठाकर वीरेंद्र के पास ले जाता है। ये क्या? अजीत को उन लोगों ने कैसे मार दिया? उन्हें पता चल गया है कि अगर किसी ने हमारा गला काटा तो हम मर सकते हैं। तो तुम मुंह उठाकर यहाँ आ गए? हम इंसानों से ताकतवर हैं। मारा क्यों नहीं तुमने उन्हें? हम डर गए थे अजीत को ऐसा मरता देखकर। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब हम तीनों साथ में जाएंगे हमारे अवैध कब्जे वाले घर पर और खुद अपने हाथों से उसे मारेंगे। तैयार हो जाओ रिया, वीरेंद्र भैया आते ही होंगे। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कमी नहीं रखेंगे। उन्हें आने तो दीजिए। वीरेंद्र, मिलिंद और चंदन
तीनों घर के अंदर घुसते हैं और सब कुछ तहस नहस पाते हैं। जाओ, दोनों अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढो, देखते ही मार देना। मगर विक्रम दिखे तो उसे जिंदा पकड़ कर लाना, उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। मिलिंद और चंदन अलग अलग होकर विक्रम और रिया को ढूंढने लगते हैं। तभी चंदन के सामने वही औरत आ जाती है। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे विक्रम ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त अजीत को मार दिया। एक बार बेवकूफ बना सकती हो, बार बार नहीं। चंदन उस औरत को मार देता है, मगर उसे भनक नहीं होती कि उसके पीछे रिया आकर खड़ी है। रिया चंदन का गला काट देती है और उसे मार देती है। दूसरी ओर मिलिंद जैसे ही कमरे में घुसता है, विक्रम दरवाजे के पीछे छिपा रहता है और मिलिंद का गला काट देता है। एक और गया, अब बस एक बाकी है। वीरेंद्र दूसरी ओर रिया को पकड़ लेता है। बहुत बोलती थी ना, अब बोलते रहना। वीरेंद्र अपना हाथ उसके शरीर के आर पार कर देता है और ये सब विक्रम अपनी आंखों से देखता है। वीरेंद्र! आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम विक्रम। कब तक पीछे से मारोगे? अब आमने सामने लड़ लो। हाँ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वीरेंद्र। विक्रम शॉटगन लेकर उसके दोनों हाथों पर मारता है। उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। क्या कहा था? आमने सामने लड़ना है। अब अपने दोस्तों को मेरा प्रणाम कहना। विक्रम वीरेंद्र का गला काट देता है और वीरेंद्र मर जाता है। रात के 11 बज रहे थे। वो 31 दिसंबर की रात थी। अशोक अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्तों के फोन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाना था। अचानक अशोक के मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन उसके दोस्त रवि का था। अशोक ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो अशोक, तू तैयार हो गया? तुझे याद है ना, रोहन ने अपने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है, हमें वहीं पर जाना है। अरे यार रवि, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मैं तो बहुत देर से तैयार हो गया हूँ। वैसे एक बात बता, क्या निखिल और गौरव भी आ रहे हैं न्यू ईयर पार्टी में? हाँ यार, वो भी आ रहे हैं, और उनके बगैर न्यू ईयर पार्टी तो अधूरी है। धमाल तो वो दोनों ही करते हैं। तू एक काम कर, तू रोहन के घर पर निकल, हम लोग तुझे वहीं पर मिलेंगे। ठीक है। इतना कहकर अशोक ने फोन रख दिया और वो घर से निकल गया। रोहन की पार्टी में अशोक के वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। पार्टी बहुत बढ़िया थी, सबने बहुत एंजॉय किया। पार्टी में गौरव और रवि ने बहुत ड्रिंक कर लिया। वो गाड़ी ड्राइव करने की स्थिति में नहीं थे, तो अशोक ने सोचा कि उन दोनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर अपने घर चला जाऊंगा। अशोक अपने दोस्तों को लेकर पार्टी से बाहर निकल गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। कोई रिक्शा वाला या टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो वो लोग चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन उन्हें फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिली। अशोक ने सोचा कि कैब बुला लेता हूँ, और फिर अशोक ने कैब बुक कर दी। वो सब कैब के लिए वेट करने लगे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अशोक ने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी जगह भी नहीं मिली। उसने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन उसे कोई दुकान भी खुली नहीं मिली। तभी इतने में अशोक को एक दुकान की लाइट जलती हुई दिखी। वो दुकान 2 दुकानों के बीच में एक छोटी सी जगह पर थी, जो कुछ अजीब सी थी, मानो बहुत ज्यादा पुरानी हो। अशोक वहां अपने दोनों दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत ही अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे, और उन मुख पर सींग भी बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था शापित बस्ती। अशोक ने देखा और वो दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी, और वहां पर अंदर बैठने की जगह भी थी। अशोक ने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़ा सा दिखने वाला एक आदमी बाहर आया।
उसे देखकर अशोक को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कुछ अजीब सा था। उसने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा बहुत अजीब सा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उसके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। हाँ, अंदर आ जाओ। वो सब अंदर बैठ गए। कुछ लोगे? नींबू पानी या फिर कुछ और? अशोक को ख्याल आया और वो मन में बोला, गौरव और रवि को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। 2 नींबू पानी दे दीजिएगा। अशोक चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। वो चांद को बस देखे ही जा रहा था कि अचानक उसकी नजर दुकान के मालिक पर गई। उसने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में सबकी परछाइयां दिख रही थी, लेकिन उस बूढ़े की परछाई ही नहीं दिख रही थी। अशोक को ये देखकर कुछ याद आया कि जब भी वो छुट्टियों में नानी के घर जाता था, तब उसकी नानी उसे भूत की कहानियां सुनाया करती थी। वो कहती थी कि जिसकी परछाई ना दिखे वो भूत होते हैं। अशोक ने दोबारा सोचा कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं है, इसलिए वो चेक करने के लिए धीरे से आगे बढ़ा और वो धीरे से चलकर उसके पास चला गया। उसने देखा कि वो जो नींबू निचोड़ रहा था, उस नींबू में से रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही उसने वो देखा, वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ यानी पीछे घूम गया। अशोक ने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि उसका चेहरा और पूरा शरीर ऐसा हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उसके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उसके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उसकी वो अजीब सी हंसी बहुत डरावनी थी। उसके वो नुकीले दांत, जिसमें दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे, ये देखकर अशोक बहुत डर गया। उसके दोस्तों को कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब शराब के नशे में थे। वो दोस्तों के पास गया। वो अपने दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में ही वो अजीब सा प्राणी पास आ गया। अशोक ने बहुत कोशिश की कि वो दोस्तों को लेकर भाग जाए, लेकिन वो शराब के नशे में थे, इसलिए वो उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। अशोक वहाँ से तेजी से भागा और वो दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि इसी बीच आए पत्थर की वजह से गिर गया। उसने जमीन पर गिरी हुई हालत में देखा तो वो अजीब सा प्राणी उसके एकदम पीछे खड़ा था। ठंड में उसके पसीने छूट रहे थे और उसने डरी और सहमी आवाज में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? इस जगह को गौर से देखो। क्या यहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक इंसान नजर आते हैं? बेवकूफ आदमी, शहर से निकलकर तू मौत की बस्ती में आ गया है। इस जगह को शापित बस्ती कहते हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। तुम्हारे ही जैसे शहर के नौजवान यहाँ पर बस्ती तुड़वाकर बिल्डिंग बनाने के लिए आए, मगर हम बस्ती वालों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और फिर एक दिन उन हरामजादों ने बस्ती को आग लगा दी और सब के सब मारे गए। तब से हम सब की आत्माएं इसी जगह पर रहती हैं और ये पूरा इलाका हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पर किसी भी इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते और जो भी यहाँ पर आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाता, वो भी हम में ही शामिल हो जाता है, मतलब मर जाता है। और इस इलाके में आने से लोग दिन तक में घबराते हैं और तुम लोग रात में चले आए। अचानक वहाँ पर कैब आ गई। अशोक जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया। जितना तेज हो सके उतना तेज चलाओ। अशोक बहुत डरा हुआ था।
यहाँ कैसे फंस गए साहब? ये पूरा इलाका तो डरावने इलाके के नाम से मशहूर है। तो अच्छा हुआ मेरी नजर आप पर पड़ गई, वरना मैं तो खुद यहाँ पर आने से कतराता हूँ। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर अशोक के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो बूढ़ा आदमी सिर्फ अशोक को ही दिख रहा था, कैब ड्राइवर को नहीं। वो मेरे दोस्त अभी भी वहाँ पर हैं। कोई फायदा नहीं साहब, आप जिंदा बच गए, शुक्र मनाइए। अब आपके दोस्त आपको कभी नहीं मिलेंगे। इस जगह पर लोगों के गायब होने की घटनाएं होती रहती हैं, और जो यहाँ पर एक बार लापता हो जाता है वो फिर कभी नहीं मिलता साहब। ये सुनकर अशोक वहीं बेहोश हो गया और फिर सीधा अपने घर पर ही उठा। उसे बहुत दिन तक तेज बुखार रहा। इस घटना के बाद अशोक के दोस्त यानी गौरव और रवि कभी नहीं मिले। वो आज तक लापता है।